जी हाँ सुनील जी, बताइए क्या कारण है ये एक न्यू फंड ऑफर का आपके स्टेबल से? हाँ, देख कारण मेनली ये है कि देखिए इकोनॉमी अभी रिकवरी स्टेज में धीरे धीरे आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप देखें तो एफआई का इंटरेस्ट इंडिया में बहुत जबरदस्त है। और अगर आप देखें तो अगले 2 साल 3 साल में लार्ज कैप्स में एफआई के निवेश के कारण एक सॉलिड सपोर्ट मिल सकती है। सेकेंड चीज, जैसे ही वी शेप्ड इकोनॉमी की रिकवरी की बात हो रही है तो लार्ज कैप कंपनीज उनके साइज के कारण पहले रिकवरी दिखाएंगे, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप में वो रिकवरी स्प्रेड होगी। तो मैं समझता हूं कि एक वॉलेटिलिटी भी कम होगी, क्योंकि जब एफआई अगर कोई वॉलेटिलिटी कारण थोड़ा बेचेंगे तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास 60-70% उनका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में ही है, तो दोनों तरफ लिक्विडिटी एडिक्वेटली है। तो एक लेस वॉलेटाइल मगर अच्छी रिटर्न की उम्मीद आप लार्ज कैप से रख सकते हैं एक 18 से 24 महीने के टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, यहाँ पर सही मौके का इंतजार और सही मौके पर सही लॉन्च हम कह सकते हैं सुनील जी। एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है आपका प्रमोशन करने का तरीका। पीछे मैं देख सकती हूँ कि जो बैनर लगा है उसमें एक सुमो पहलवान है और साइज डज मैटर भी लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकल्स में जाना चाहूँ, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक्टिव फंड्स तो नहीं लेकिन इंडेक्स जो है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इस तरह के माहौल में जब आप कह रहे हैं कि 18 से 24 महीने का समय आपको पकड़कर चलना चाहिए, एक्टिव फंड्स में किसी तरह की परफॉर्मेंस में तब्दीली आप आता हुआ जरूर देख रहे होंगे। हाँ जरूर, देखिए क्या हो रहा है ना, ये डाउन टर्न में क्योंकि एफआईएस को कोई लिमिट नहीं होता है कि मेरा इतना स्टॉक में इतना ही खरीदना है, इसलिए कुछ गिने चुने स्टॉक इंडेक्स में बहुत ज्यादा वेटेज लेके घूम रहे हैं। मगर एक म्यूचुअल फंड रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर 10% से ज्यादा कोई एक स्टॉक में निवेश नहीं करती है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जब किसी को बहुत एक दो सेक्टर या एक दो स्टॉक में दिलचस्पी होती है तब इंडेक्स थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर थोड़ा भी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ले तो अल्टीमेटली एक क्वालिटी फंडामेंटल्स, और अब देखिए कि बस 10 स्टॉक आप चुनिए निफ्टी के अंदर, उनकी वैल्यूएशन एकदम कहीं पे है, बाकी 40 स्टॉक का बहुत रीजनेबल है। तो एक पोर्टफोलियो में क्या होता है, वैल्यू का जो एडवांटेज मिलता है पोर्टफोलियो को कि क्योंकि 40-50 स्टॉक में निवेश करेंगे हम, निफ्टी के बाहर भी थोड़ा करेंगे, निफ्टी 100 के अंदर, तो एक रीजनेबल वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों को मिलाएंगे तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पे आती है ना तो ये वैल्यू स्टॉक्स जो है तब पकड़ेंगे तेजी। तो मेरे ख्याल में एक 18-24 महीने में डेफिनेटली एक्टिव फंड्स आपको पैसिव जैसे ईटीएफ या इंडेक्स फंड को जरूर बीट कर सकती है। अभी आप पॉइंट टू पॉइंट देख लें कि इस हालत में क्योंकि इकोनॉमी डाउन में है और बाहर से पैसा आ रहा है तो नेचुरली वो एक कंफर्ट वाले स्टॉक्स जो 10 स्टॉक है उन्हीं में निवेश कर रहे हैं। मगर जैसे ही ग्रोथ की रिकवरी आती है, अब ब्रॉड बेस्ड रिकवरी होगा तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की जो एक्सपर्टीज और डाइवर्सिफिकेशन दोनों काम आएंगी और डेफिनेटली वो इंडेक्स को बीट कर पाएंगी। जी सुनील जी, जरा थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, सुंदरम ब्लू चिप फंड की जिसका एनएफओ फिलहाल खुला हुआ है। ये बताइए क्या आप कोई दायरा रखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का लेवल इतना और इससे ऊपर होना चाहिए ब्लू चिप कैटेगरी के लिए? आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बताए ही, क्या इसमें कितने सेक्टर्स पर आप ध्यान देंगे या ये सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होगा? ये सेक्टर एग्नोस्टिक फंड होगा क्योंकि इकोनॉमी एक दिलचस्प स्थिति में है जहां पे आज एक सेफ्टी ओरिएंटेड प्ले जैसी आईटी, फार्मा ये चल रही है, मगर जैसे ही धीरे धीरे लीडरशिप इनसे जाकर बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसे क्षेत्र में जाने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो हमारी सेक्टर एग्नोस्टिक स्ट्रेटजी ही भला करेगी हमारे लिए एक 18-24 महीने के अंदर। एक सेक्टर ओरिएंटेड पोर्टफोलियो अभी लेने के लिए थोड़ी रिस्की है, मैं कहूंगा कि ब्रॉड बेस्ड सेक्टर एग्नोस्टिक अप्रोच होगी। लेकिन आपने मार्केट कैप की बात करी तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि 50,000 करोड़ एंड अबव मार्केट कैप में ज्यादा निवेश करेंगे हम, बिकॉज जैसे आपने देखा हमारी
साइज मैटर्स हमारी लोगो है, यानी बड़े साइज वाली कंपनी को एडवांटेज मिलती है। और इस मौके पर मैं ये सुमो की जो कुश्ती वाले को हमने चुना है एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, उसके बारे में कहूँ कि एक तरफ तो उसकी साइज दिखती है, मगर दूसरी चीज जो हम देखेंगे ब्लू चिप के अंदर वो होगी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी डाउन साइकिल अप साइकिल में कैसी परफॉर्म करती है। और सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक कुश्ती जीतने के लिए तो ना ही उसको ताकत की जरूरत है, मगर उसके साथ स्टेबिलिटी और उसके साथ एजिलिटी की भी जरूरत है, इसलिए हमने इस ब्रांड एम्बेसडर को चुना है। और मेरे मन में 50,000 करोड़ एक कट ऑफ अगर रखेंगे तो उसके ऊपर ऐसी साइज वाली कंपनियां डेफिनेटली मार्केट में लीडरशिप स्टेटस ले सकती है। अच्छा, चलिए, दो बातें तो हमारे सामने साफ हुई कि 50,000 करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका कैचमेंट रहा स्टॉक पिकिंग का, और सेक्टर एग्नोस्टिक ये फंड आपको होता हुआ दिखेगा। सुनील जी, अब एक बात और बताइए, सिर्फ दो ऐसे सेक्टर्स हैं मेरे जहन में जहां पर आपको एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, बाकी जगह आप सेफ्टी खरीद रहे हैं, वो है आईटी और फार्मा। अब बचे हुए बाजार में जहां पर आप इतना अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आते हुए देख रहे, वहां पे आपसे कौन से 2 या 3 चीजें हैं जो आप देखेंगे कि उस स्टॉक को आप पसंद करें जिनमें आपको ये चीजें आती हुई दिखें? देखिए, इस हालत में मैं देखूंगा कि एक कंज्यूमर डिमांड होनी चाहिए, मार्केट की साइज, जैसे टेलीकॉम की बात करें ऐसा सेक्टर, क्योंकि फिनोमिनल पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो महामारी आई और लॉकडाउन हुई उसका सही उसको जो मायना है वो अभी आ रहा है उसका। तो टेलीकॉम एक ऐसी जैसी सेक्टर है जहाँ पे खर्च 2.5 कंपनियां हैं, 2 बड़ी कंपनियां और एक थोड़ी छोटी, तो उनके लिए बहुत डुओपोली का जो एडवांटेज मिलेगा तो अर्निंग्स ग्रोथ की जबरदस्त बढ़त देख पाएंगे। सेकंड, आईटी सेक्टर की ऑलरेडी आपने जिक्र किया, क्योंकि ना ही इंटरनेशनल आईटी में, क्योंकि ऐसे डाउनटर्न के टाइम फ्रेम में ही वहां पे कंपनियां अपनी आईटी को आउटसोर्स करके कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। पर डोमेस्टिकली भी देखें, अभी वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी जो आउटसोर्सिंग सिचुएशन बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, तो डिमांड मेरे लिए कुछ साल के लिए अच्छे दिख रहे हैं आईटी सेक्टर में। फार्मा का तो ऑलरेडी आपने जिक्र किया, अभी रशिया ने भी बताया कि उनकी कोविड की वैक्सीन या क्योर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, क्योंकि बल्क तक कैपेसिटी उतना है। मगर इस सबके पीछे मेरे ख्याल में एक अच्छी जो सेक्टर सभी आज भूल रहे हैं, तो आज भी उसका शायद करेक्शन हुआ है, वो है बैंकिंग। बिकॉज मेरे ख्याल में बैंकिंग में फ्यूचर की जो पोटेंशियल है इस करेक्शन के बाद वो कुछ गिन सकते नहीं है। तो डेफिनेटली ये मल्टी बैगर सेक्टर अगले 3 साल 5 साल में मैं मानता हूं, क्योंकि चीप फंडिंग है, एडिक्वेट फंडिंग है और कंपटीशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पीएसयू बैंक और छोटे बैंक बहुत मुश्किलात में हैं। तो बड़े बैंक जो हैं और बड़े एनबीएफसी को भी मैं साथ में जोड़ूंगा, ये तो बहुत बेहतर स्थिति में है। और मैं कहूंगा कि अभी इस बैंकिंग सेक्टर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने समय निकालकर हमारे शो में शिरकत की है, तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर से सेबी के सर्कुलर के बाद जो कि मल्टी कैप फंड्स पर आया है। लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी निवेशकों को जागरूक बनाने के लिए, रखने के लिए लगातार आप भी अपने व्यूज पेश कर रहे हैं। फायदेमंद फंड्स के तमाम दर्शकों को भी मैं चाहती हूँ कि आप आगाह करें कि इस सर्कुलर का किस तरह का सेंटिमेंट निकल कर आता है निवेशकों के लिए मल्टी कैप फंड्स पर। और खासतौर से अगर मैं डेटा की बात करूँ जी, तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आउटफ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे माहौल में आपने भविष्य पर भरोसा करते हुए एनएफओ तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इन आउटफ्लोज के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टर सेंटिमेंट फिलहाल जिस असमंजस में है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आपको ये आउटफ्लोज की जो बात कर रहे हैं उसको आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ये आप नेट फ्लो की बात करें कि नेट आउटफ्लोज है। मगर अगर आप सेपरेटली इनफ्लो इनटू इंडस्ट्री देखें और आउटफ्लो देखें तो इनफ्लो तो जारी है, हर महीने सही है। 8,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रही है और लमसम में भी 8 से 10,000 करोड़ आ रहे हैं लगातार। मगर आउटफ्लोज माने रिडेम्पशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग दिसंबर 16-17 से निवेश कर चुके हैं उनके लिए मिडिल स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में एक स्लोडाउन दिखी गई, तो मिडिल स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी दिसंबर 17 के माफिक नेगेटिव रिटर्न्स में है। तो जैसे ही ये अप्रैल के बाद आपने बाउंस बैक देखा, तो
तो कुछ लोगों को जो 10 के नीचे गया उनका हिले भी अभी 10 पे वापस आ गया, तो एक रिलीफ रैली करके वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या गिर रहे हैं। मगर जैसे ही इकोनॉमी की माहौल बदलती सामने दिखेगी तो आप देखेंगे कि जरूर ये लोग वापस आ सकते हैं। तो नया निवेशक जो अंदर आ रहा है उसका सीढ़ी आते रह रहा है। पुराने निवेशक थोड़ी बहुत डरावट के कारण मार्च में जो भयंकर करेक्शन आई थी उसके कारण अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या रिलीफ रैली कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई नेगेटिव ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव मैं नहीं समझता। सुब्रमण्यम साहब, जरा एक बात पर और थोड़ा आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। ब्लू चिप्स की हम बात करते हैं, ज़ेन में हमारे सामने निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स आता है जहां पर आपका निवेशित कॉर्पस निवेशित कैचमेंट है। अब यहां पर अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। आप यूं मान के चलिए रिकॉर्ड वैल्यूएशंस पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 27 से 28 पीई के आसपास। यहां पर आप एक फंड लेके आ रहे हैं, स्टॉक पिकिंग में आप माहिर हैं, ये बात मैं आपसे बिल्कुल मानता हूं। लेकिन ये बताइए कि किस लेवल तक आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखेंगे? मतलब जो व्यक्ति पैसे दे रहा है आपको उसका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए और कितने उसको रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए CAGR 5 साल में? मैं समझता हूँ मिनिमम 3 इयर्स रखना चाहिए, आइडियली 5 इयर्स। और अगर 3 साल का टाइम फ्रेम रखे मेरे ख्याल में 13% पर एनम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। मगर अगर 5 साल वेट किया तो 15% पर एनम रिटर्न भी आ सकता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि जीडीपी की बढ़त अगले साल IMF का मानना, हमारा मानना है कि 6-6.5% जीडीपी आ जाएगी अगले साल। और इन्फ्लेशन का लीजिए 4-4.5 लिखा तो आपको 11% नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है। तो लार्ज कैप कंपनियां उससे 2% आसानी से दिलवा सकती है आपको 13। और क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में जीडीपी और भी 1 तो बढ़ सकती है तो 15% भी आसानी से मिल सकता है। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर मुझे आपसे ये समझना है, जिस फोकस फंड का जिक्र मैंने पहले किया था जो कि मोटे तौर पे लार्ज कैप का ही है, साफ तौर से इस ब्लू चिप में डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ज्यादा निवेशकों को विकल्प मिलेगा और अगर वो किसी लक्ष्य से इसको बांधते हैं तो ज्यादा बेहतर रणनीति को वो अपना पाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही तरह के फंड कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहे तो उनको आप किस तरह की सलाह देंगे? दोनों ही तरह मैं कहूंगा कि आपको एक 18 to 24 मंथ में फोकस कैटेगरी में बेटर होगा, क्योंकि आपको ये टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में FIS का दिलचस्पी और इकोनॉमी की रिकवरी अभी धीरे धीरे आएगी तो इनिशियली वो होगा। मगर जैसे आपका टाइम फ्रेम बदलता है तो मैं कहूंगा कि डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप जो क्वालिटी बेस होती है जैसे हमारी ब्लू चिप फंड वो बेटर डिलीवर कर सकती है ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। क्योंकि जो आज वैल्यूएशन में दबी हुई है, जैसे इकोनॉमी रिकवर होती है उनका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दिलवाएगा। सुनील जी, समय कम है तो आपसे आखिरी प्रश्न आपके इस न्यू फंड ऑफर पर ये बताइए कि आपने लगभग 20% रुझान मिड कैप्स पे रखा है। कोई ऐसे जी हाँ, कोई ऐसे आपको नए नगीने आपको स्मॉल कैप स्पेस में भी दिखते हैं जो बड़े होके शायद ब्लू चिप्स का दायरा रखेंगे? मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक आजकल स्मॉल कैप्स में निवेशित हैं और वहां पर उन्हें जरा परेशानी हो रही है क्योंकि पैसा नहीं बन रहा और जो आपने पीक स्मॉल कैप में देखी थी उससे बहुत परे इंडेक्स है। तो कुछ रुझान आपका स्मॉल कैप्स की तरफ भी होगा इस फंड में? तो इस फंड में हम स्मॉल कैप उतना नहीं लेंगे कि मगर इमर्जिंग ब्लू चिप्स मिड कैप स्पेस में से लेंगे। यानी जो सेक्टर अच्छी चल रही है लार्ज कैप के अंदर उधर तो चैलेंजर्स होते हैं ब्लू मिड कैप में, उसको लेंगे हम साथ में 20% तक। मगर ओवरऑल स्मॉल कैप के बारे में डरने की बात नहीं है। एक है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी और अगर आप इकोनॉमिक रिकवरी वापस आ जाती है तो अगले साल में आ जाऊंगा ये मानता हूं मैं, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप अच्छी रिटर्न दिलवा सकती है एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में। तो ये थोड़ा धीरज रखे और एक SIP STP के थ्रू स्मॉल कैप में निवेश करें ताकि ये वॉलेटिलिटी का एडवांटेज उन्हें मिले।
चलिए, तो यहाँ पर धीरज रखें और इस नए एनएफओ में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो क्लियरली 18 से 24 महीनों का लक्ष्य आपको रखना होगा, समय अवधि आपको देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इकोनॉमी को पटरी पर आता हुआ देखेंगे, सबसे ज्यादा फायदा आपको इस फंड में मौजूद स्टॉक्स में ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, समय निकालकर आज हमसे रूबरू होने के